बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टू चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स के। एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एक न्यूक्लियर फिज़िक्स है। ठीक है, तो हम इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसमें पहला जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल मतलब ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, एक बॉडी जो है अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या एब्जॉर्ब करती है या वो एमिट करती है। एक बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या एब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है। हम उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको जब स्टडी करेंगे तो ये आपके पास क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है। सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास स्टडी जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बेस पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ पे चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। फिर एक्साइटेड स्टेट से ये किधर चला जाता है? डी एक्साइट होके हमें यहाँ पे क्या देता है? लाइट देता है। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसकी जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। फिर आपके पास क्या है? स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम आपके पास क्या है? ये यहीं पे मैंने आपको बात की कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से कहाँ पे आता है? नीचे पे आता है। उसी एनर्जी को क्या कर देता है? रिलीज कर लेता है। अब स्पेक्ट्रम का मतलब है सेट ऑफ ऑल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस। कोई एटम है, एटम भी आप कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एटम है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है या एनर्जी को एमिट कर लेता है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? एनर्जी वो कितनी रिलीज करता है? इस बेस पे जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये आपके पास क्या है? स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में फिर आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में आपके पास फिर बैंड स्पेक्ट्रम भी है। ठीक है, इसमें आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसमें आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। फिर ऊपर से नीचे आता है तो फिर ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। अब इस इलेक्ट्रॉन एक तो नहीं आ रहा है, बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो लाइन स्पेक्ट्रम है। अगर उसके अंदर हम वाज़ेह फ़र्क कर सकते हैं तो ये आपके पास बैंड स्पेक्ट्रम है। अगर हम एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन को ले लें, उसके इर्द गिर्द आपके पास बहुत सारे शेल्स हैं, के है, एल है, एम है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के से एल पे आता है, एल से फिर एम पे आता है, इस तरह। अब जब हम इसका जो स्पेक्ट्रम है वो स्टडी करेंगे तो ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने वर्क किया। अब किस तरह का वर्क किया कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास के शेल है, ये एल शेल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ पी एल एम एन ओ पी। अब अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करें वो आउटर मोस्ट शेल से के पे आता है, या इस शेल से के पे आता है, या इस शेल से के पे आता है। ठीक है, उसका अगर आपके पास जो ग्राउंड स्टेट है वो आपके पास 1 हो तो इस सीरीज
को किसने एक्सप्लेन किया था? उसका नाम था लायमन, और इसको हम क्या कहते हैं? लायमन सीरीज। और इसका जो फार्मूला है वो है 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/1² माइनस 1/n²। 1 आपके पास ग्राउंड स्टेट है और n आपके पास एक्साइटेड स्टेट है। ये 2c भी आ सकता है, 3c भी आ सकता है, 4c भी आ सकता है, 5c भी आ सकता है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट से पहले k में आता है, मतलब इससे आता है, तो ये आपके पास k अल्फा। अगर दूसरे से आता है फिर k बीटा, अगर तीसरे से आता है फिर k गेमा। और इसको जिस बंदे ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम था लेमन, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास कौन सी सीरीज है? ये आपके पास लाइमन सीरीज है। लाइमन के बाद आपके पास बाल्मर सीरीज है। बाल्मर में सिर्फ यहाँ पे 2 पुट कर लें। इसके बाद आपके पास पास्टन सीरीज है, उसमें यहाँ पे 3 पुट कर लें। फिर आपके पास ब्रैकेट सीरीज है, उसमें यहाँ पे आपका 4 पुट कर लें। फिर पी फंड सीरीज है, उसमें आप यहाँ पे 5 पुट कर लें। ठीक है, देखें अगर आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेते हो, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, तो ये बाल्मर सीरीज है। अगर यहाँ पे आप इस तरह कर लेते हैं 1/3 का स्क्वायर लेमन बाल्मर, तो ये आपके पास पास्टन सीरीज है। अगर यहाँ पे कर लेते हो 1/4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास ब्रैकेट सीरीज है। अगर यहाँ पे कर लेते हो 1/5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास पी फंड सीरीज है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल है। बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर एटॉमिक मॉडल, एटम जो है उसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ टाइम में एक्सप्लेन किया है और मुख्तलिफ थ्योरीज उन लोगों ने दी हैं। उसमें बोहर जो है उसने भी एटॉमिक मॉडल अपना पेश किया है। मैं अगर आपको बताऊं कि पहले एटम के बारे में ये ख्याल था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दुनिया में इससे कोई स्मॉलेस्ट नहीं है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये स्मॉलेस्ट नहीं है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल है। फिर उससे आगे जब हम गए उसमें ये पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। इस तरह रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर एटॉमिक मॉडल के 2 पोस्टुलेट्स हैं। ये सेमी क्लासिकल मॉडल है, इसमें कुछ चीज़ें क्लासिकल से ली गई हैं और कुछ जो है वो मॉडर्न से ली गई हैं। पहला इसका पोस्टुलेट ये है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये ना तो कोई एनर्जी, ये अगर इस शेल से, ये अगर इस शेल में है तो इस शेल से अगर ये ऊपर जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये इस शेल में घूमेगा तो ना तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ना ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, इसके और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कूलम्बिक फोर्स जो है K(Q1) डिवाइडेड बाय r², ये वर्क करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और ये इस सर्कल में क्या होगा, घूमेगा। ना ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ना ये एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये यहाँ पे घूम रहा है। लेकिन अगर इसको एनर्जी मिल जाती है, इतनी एनर्जी कि वो दूसरे शेल में जा सकता है, तो ये डेफिनेटली दूसरे शेल में जाएगा। अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ कि ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है और ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेकिन अगर ये इसी शेल में है, ग्राउंड शेल में, तो याद रखिए ये इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, ना ये नीचे आएगा ना ये ऊपर जाएगा। और इसमें इसके पास जो एनर्जी होगी वो आपके पास डिस्क्रीट होगी। ये अगर
जिस शेल में भी है वहाँ पे इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल होगी एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसमें एन आपके पास बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर 1 में है तो एन 1 पुट करो, 2 में है तो एन 2 पुट करो। ये एन जो है ये शो करता है कि ये h डिवाइडेड बाई 2 पाई, एच प्लांक कांस्टेंट है, 2 पाई जो है वो इसका आप सरका जो रेडियस है जो इसमें घूम रहा है 2 पाई, ये इसके लिए हमने लगाया है। एल आपके पास एंगुलर मोमेंटम, ये प्रॉपर ये फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, फिर पी इज इक्वल टू के एम ई, प्रॉपर इसकी जो है डिराइवेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि सिर्फ फार्मूले लिखवा रहे हैं तो आप ये जो है डायरेक्टली सीख लेंगे। आपके पास एल इज इक्वल टू के आर क्रॉस पी या आर क्रॉस एम वी इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के। इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के। लेकिन इसमें ये मसला है कि एल इज इक्वल टू के एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इसमें एक डिफेक्ट टाइप भी है, ठीक है। और ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये आप सिंपली हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर्स को आप इससे इतना इजीली एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकते हो। ये इसका सेकंड पासुलेट। पहला पासुलेट है कि अगर एटम एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी जो है वो गेन करेगा, सीधा वहाँ पे घूमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड करेगी। फिर जिस वो ऑर्बिट में घूमेगा वहाँ पे इसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी कि इसके एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई की। थर्ड पासुलेट इसका ये है कि अगर ये ग्राउंड स्टेट में है, इसको आप एनर्जी दे देते हैं तो ये किधर चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें डिब्रागले का भी एक पास्टुलेट है कि डिब्रागले कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस शेल में घूमता है तो ये स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में घूमता है, ना तो ये एनर्जी रिलीज करता है ना ये एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ना एनर्जी रिलीज करता है ना एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस का जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू एन आर वन स्क्वायर। एन जो है वो कोई भी शेल हो सकती है, इसका मतलब ये है कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। जितने नंबर ऑफ शेल्स जो है वो एन जो है वो इंक्रीज होगा तो इसकी रेडियस में भी आपके पास क्या चीज़ें आएंगी, चेंजेस आएंगी। अगर मैं बात करूं R1 की तो फर्स्ट में अगर रेडियस इसका मैं 1 पुट कर लूँ तो वो आपके पास आ रहा है 0.053 नैनोमीटर। अगर मैं R2 की बात कर लूँ तो n की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की है, ये R इज इक्वल टू एन स्क्वायर R है, R1 है। n अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो इसका मतलब 4 ज़रबी 0.053 नैनोमीटर। अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो R3 इज इक्वल टू गए 3 का स्क्वायर 0.053 नैनोमीटर। अब अगर मैं देखिए रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। वेलोसिटी जो है उसका अगर मैं फार्मूला आपके लिए लिख लूँ स्पीड का, वो है v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं उसमें जो वेलोसिटी है वो आपके पास है v1 2.19 ज़रबे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं सेकेंड की बात कर लूं, ठीक है, तो यहां पे आप सीधा 2 पुट कर ले n की जगह पे तो सेकेंड में आपके पास सिंपल आ जाएगा v इज इक्वल टू 2.19 ज़रबे 10 की पावर 6 तकसीमे 2। अगर मैं थर्ड की बात कर लूँ सीधा इसको 3 पे डिवाइड कर ले पे 4 पे फिर 5 पे, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n के। वेलोसिटी का मैंने बता दिया 2.19 ज़रबे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। रेडियस का मैंने बता दिया 0.53 नैनोमीटर।
अब इसके बाद आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है माइनस, हाँ जी, हाँ सर। जी, -2 ई नॉट डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। -2 ई नॉट डिवाइड बाय एन स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। जितने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर टाइम में डिक्रीज होगी। और मैंने रेडियस की बात की, रेडियस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन स्क्वायर के, वेलोसिटी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, एन के। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं ना, P डॉट ई इज इक्वल टू -2 ई नॉट की मैं बात कर लूं, वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर। जितने आप नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर लूं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। लेकिन एक चीज आप अंडरस्टैंड कर लें, हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो आपके पास है E इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी इतनी है, लेकिन अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं वो डबल है किसके, टोटल एनर्जी के डबल है। फर्स्ट शेल के लिए अगर फर्स्ट शेल है तो सिंपल ई नॉट बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सेकेंड शेल है तो -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। थर्ड है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। इससे आपके पास आएगा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आपके पास आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं 4 करूं तो -0.85, ठीक है। हाँ नहीं बोला समझते हैं। अच्छा, अब आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर आपके पास ये एक एटम है, उसके अंदर ये शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि आप इसको शेल से इसको क्या कर लें, नॉक आउट कर लें। तो सिंपल यहाँ पे लिख लें ई आयनाइजेशन बराबर है ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ई आयनाइजेशन बराबर है ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ई आयनाइजेशन जो है वो भी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एक मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है कि एटम से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, रिमूव कर ले। अगर मैं बात करूं ना एम शेल की, कि फॉर एग्जांपल ये के है, ये एल है, यहाँ पे कोई एम शेल है, एम शेल से मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूं तो E इज इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी रिक्वायर्ड है कि इसके जरिए मैं इसको क्या कर लूं, रिमूव कर लूं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, देखिए अगर मैं क्या कर लूं कि यहाँ पे बाहर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं एनर्जी दे दूं, अंदर का एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्या कर लूं, इसके साथ मैं इसको कोलाइड कर लूं, ठीक है, और वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, निकाल ले। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है कि बाहर वाले आप इलेक्ट्रॉन को दे दें कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से क्या कर ले, नॉकआउट कर ले। तो ये आपके पास क्या है, आयनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल है। ये आपके पास क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल थ्रू व्हिच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी एक्सेलरेटेड सो दैट ऑन collision with a bound electron it may supplied required ionization energy is known as ionization potential। कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी दे दें कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को आप यहां से क्या कर ले, एलिमिनेट कर लें, ठीक है।
एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी ये है कि अगर आपके पास एक ग्राउंड स्टेट में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं कि वो लोअर से किधर चला जाए, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए, तो ये आपके पास क्या है? एक्साइटेशन पोटेंशियल है। मैं अगर बात करूं ना रेडियस की, तो रेडियस के लिए मैंने फार्मूला लिखा था फर्स्ट शेल के लिए, R is equal to n square into R1। सिंपल, R is directly proportional to n square। R की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी R1 की 0.053 नैनोमीटर। अब अगर मैं बात करूँ आपके पास वेलासिटी की, तो वेलासिटी के लिए मैंने आपके लिए फार्मूला लिखा था V is equal to V1 डिवाइडेड बाय n। वो आपके पास क्या आता है? 3.6 क्रॉस 10 की पावर, सॉरी मैंने लिखा था 2 पॉइंट, मैं चेक करवा देता हूँ थोड़ा, मैं इसको चेक हाँ 2.19 क्रॉस 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय n। इसके बाद हम मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो P इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय n। मोमेंटम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? n के। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो L इज इक्वल टू n एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपके पास बराबर है ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ई नॉट आपके पास कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर है -2 ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपके पास कितना है? आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपके पास सिंपल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपके पास बराबर है प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। मैंने कहा कि वो एनर्जी जो आपके पास रिक्वायर्ड है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर सकें। एक्साइटेशन एनर्जी जो है उसका आपके पास फार्मूला क्या है? ई एन माइनस ई पी। कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, लोअर स्टेट से एक्साइटेड पे लेके जाना है, कितनी एनर्जी आपके पास रिक्वायर्ड है? अगर मैं टाइम पीरियड की बात कर लूँ तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन क्यूब के। ये चैप्टर जो है ये भी आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में पहले आपके पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। फिर आपके पास है मास नंबर। मास नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और आइसोटोप्स भी आते हैं। आइसोटोप्स आपके पास क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है। इसके बाद आपके पास आइसोबार्स आते हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, जबकि आइसोबार में आपके पास क्या होता है? मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसके बाद आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन में क्या होता है? न्यूक्लियस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन नंबर इसमें क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों को रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस, मतलब रदरफोर्ड ने उसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था, और चिडविक जो है उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, जेम्स चिडविक। अगर आपसे न्यूक्लियस की रेडियस की बात पूछी जाए तो वो आपके पास है 10 की पावर -15 मीटर। अगर एटम की रेडियस की बात की जाए तो वो आपके पास है 10 की पावर -10 मीटर।
अगर मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो पूछा जाए, वो आपके पास है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -27 kg। दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो आपके पास है 1.675 क्रॉस 10 की पावर -27 kg। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो आपके पास है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 kg। इसके बाद मास स्पेक्ट्रोग्राफ का टॉपिक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम आइसोटोप्स जो हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, उनके मासेस को डिटरमाइन करते हैं, और उसमें काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है क्यों वी के, और रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट एम के, और एम आपके पास बराबर है बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर क्यों डिवाइडेड बाय 2v। बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आर आपके पास रेडियस है, क्या वो चार्ज है, वी वोल्टेज है, एम आपके पास क्या है, मास है। फिर इसमें आपके पास मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट इस पे टेस्ट में एक एमसीक्यूज आया था, आप लोग अभी इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस ले लूँ, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस ले लूँ, ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। ये दोनों अलग अलग है, मैं इसका मास ले लूँ, पर फिर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ, फिर मैं इसका मास ले लूँ, तो ये वाला मास लेस होगा और ये वाला मास ग्रेटर होगा। कंबाइन मास जो है वो लेस होता है सेपरेट मासेस से, इसको हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो दो न्यूट्रॉन है या जो न्यूक्लियस है जो हमने दो से बनाया है, इसको होल्ड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को आपस में क्या करती हैं, बाउंड रखती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। या वो एनर्जी जो हमें चाहिए कि हम न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको तोड़ सकें, न्यूक्लियस को अंदर से तोड़ सकें, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। डेल्टा E आपके पास क्या है, ये आपके पास एनर्जी है। मास डिफेक्ट क्या है कि मैंने आपको कहा कि अगर सेपरेट मासेस मैं ले लूँ न्यूक्लियॉन की, वो आपके पास ज़्यादा होंगे, अगर मैं कंबाइन मास ले लूँ वो आपके पास कम होगी। क्यों, क्योंकि कंबाइन मास को आपस में जोड़ने के लिए कुछ मास जो है वो इस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब एक न्यूक्लियस जो है उसमें कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है उसको हम क्या कहते हैं, पिकिंग फ्रिक्शन। पिकिंग फ्रिक्शन, पिकिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, पिकिंग फ्रिक्शन आपके पास है जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन, और सबसे जो स्टेबल आपके पास न्यूक्लियस है जिसके पास सबसे हाई एनर्जी है, पिकिंग फ्रिक्शन है, वो आपके पास आयरन है, और उसकी एनर्जी आपके पास जो एनर्जी उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है न्यूक्लियाई को, वो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है, अगर आपके पास ये एमसीक्यूज भी टेस्ट में था, अगर आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो न्यूक्लियस में आपके पास 1 के बराबर है तो ये न्यूक्लियस स्टेबल है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है या एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 है तो ये न्यूक्लियस आपके पास अनस्टेबल है, और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। वो रेडिएशन स्पॉन्टेनियस होगी, इसको किसी बाहर एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, और स्पॉन्टेनियस के साथ साथ ये अनकंट्रोल भी होगी। एक तो ये स्पॉन्टेनियस होगी और ये एक आपके पास अनकंट्रोल। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद होगी, और
अनकंट्रोल का मतलब यह है कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और इस फिनोमेना को सबसे पहले 1896 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरी बेकरल, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। और दो जो साइंटिस्ट थे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, उन्होंने एक नए रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। वो आपके पास रेडियम और पोलोनियम थे। एक था रेडियम और एक था पोलोनियम। इनको मारी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जब रेडिएक्टिविटी जो है इनका पता चला कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिनसे रेडिएशंस निकलते हैं इट सेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, इसको हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जब इनको स्टडी किया गया तो इनको पता चला कि इनसे तीन तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। एक अल्फा है, एक आपके पास बीटा है, एक आपके पास गेमा है। अल्फा में जो है दो प्रोटॉन होते हैं डबल पॉजिटिव चार्ज, बीटा जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, गेमा जो है उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। अल्फा जो है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये आपके पास नेगेटिव की तरफ जाएगी। बीटा जो है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो आपके पास पॉजिटिव की तरफ जाएगी। गेमा जो है वो आपके पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगी क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अल्फा का आयोनाइजेशन पावर हाई है और इसकी पेनेट्रेशन पावर जो है वो आपके पास कम है। बीटा जो है उसका आयोनाइजेशन पावर कम है लेकिन पेनेट्रेशन पावर जो है वो आपके पास ज़्यादा है। इसका पेनेट्रेशन पावर इतना कम है कि ये एक कागज़ से भी पास नहीं हो सकती हैं और ये फ्यू सेंटीमीटर जो है वो आगे जा सकती है, मिलीमीटर तक। अगर मैं इसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी की बात करूं वो 10 की पावर 4 है। इसकी अगर मैं बात करूं 10 की पावर 2, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है, ये हद तक कि एल्यूमिनियम की शीट्स पर से भी पास हो सकती हैं। लेकिन आयनाइजेशन की पावर की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास सिंपल वन है, बहुत कम है। इसका जो मास है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है, इसका मास जो है वो आपके पास कम है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो रेस्ट मास जो है एम नॉट वो आपके पास ज़ीरो के बराबर है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत कम है, इसकी स्पीड जो है वो आपके पास हाई है। इसकी स्पीड 10 की पावर 7 है, इसकी स्पीड 10 की पावर 8 है। इसकी स्पीड है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाती है। अब आपके पास है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक हेवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस में और अपने साथ क्या रिलीज करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। जैसे मेरे पास ये एक रिएक्शन में लिखवा देता हूँ। यूरेनियम है U23892, ये अनस्टेबल है, इनसे रेडिएशन निकलती है थोरियम U23490 प्लस He42 प्लस क्यों आपके पास क्या है, एनर्जी है, इनसे अल्फा निकली है। अब मैं एक और रिएक्शन जो है वो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यहाँ पे हमारे कोर्स में नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा रिएक्शंस जो है वो यहाँ से देख लेता हूँ। इसमें कुछ जो है वो स्पॉन्टेनियस होती हैं और कुछ जो है वो इंड्यूस्ड होती हैं। थोड़ा मैं रिएक्शन सारे लिखवा देता हूँ। हाँ, अगर मैं बीटा की, ये तो मैंने अल्फा निकाली है,
अगर मैं बीटा की बात करूं, बीटा में या न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, या प्रोटॉन कन्वर्ट होगा किस में, न्यूट्रॉन में। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। देखिए आपके पास थोरियम है, थोरियम 23490, ये कन्वर्ट हो गया है किस में, प्रोटेक्टेनियम में 23491, प्लस कौन निकली है आपके पास, बीटा नेगेटिव, और ये आपके पास एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, और प्लस क्या हो आपके पास क्या है, सिंपल सी बात है। अल्फा अगर निकलेगी तो मास नंबर 4 डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा। बीटा अगर निकलेगी तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होगा। गामा जो है, अगर मैं बात करूं कोबाल्ट 60, ये एमसीक्यूज भी टेस्ट में मौजूद था कि गामा क्यों जो है वो मास और एटॉमिक नंबर जो है उसमें चेंज नहीं लेके आती। याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस से अल्फा और बीटा जब निकल जाती हैं, फिर वो न्यूक्लियस खुद अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एक डी एक्साइट होता है और एनर्जी क्या कर लेता है, रिलीज कर लेता है। जैसे आपके पास ये कोबाल्ट 60 है, उसके ऊपर मैंने स्टार लगाया है। जब ये डी एक्साइट होगा तो कोबाल्ट 60 इस तरह रहेगा, प्लस गेमा निकलेगा, और प्लस क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा। क्यों, आपके पास क्या है, एनर्जी है। अल्फा के लिए आपके पास है He42, एटॉमिक नंबर जो है वो -2, सॉरी मास नंबर, ये मास नंबर है -2, एटॉमिक नंबर आपके पास ए मास नंबर -4, एटॉमिक नंबर -2। बीटा जो है उसमें मास नंबर जो है Z, एटॉमिक नंबर +1 होगा। ठीक है, गेमा में कोई चेंज नहीं आएगा। और एक और किस्म की रेडिएशन जो है वो भी निकल सकती हैं, अल्फा बीटा गेमा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस के करीब जो के शेल है, न्यूक्लियस जो है उससे कभी कभी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था कि देखें, अगर ये आपके पास एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाइड है, छोटे छोटे न्यूक्लियाइड है, मैं फर्ज करें आपको कहता हूं कि 1000 न्यूक्लियाइड है, तो वो टाइम जिसमें 1000 किस्में कन्वर्ट होती हैं 500 में, हाफ न्यूक्लियाइड डिके होती हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T(1/2)। इसका मतलब ये हाफ लाइफ है। अगर मज़ीद 500 पे हाफ लाइफ जो है वो चला जाए तो ये 250 पे आ जाएंगे, तो 2T(1/T)। अगर मज़ीद चले जाएंगे तो 125, 3T(1/2)। एक न्यूक्लियाई को कंप्लीट डीके के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। अब अगर आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करना है तो n इज इक्वल टू डेल्टा टी T(1/2), डेल्टा टी T(1/2). इसमें डेल्टा टी जो है वो कंप्लीट टाइम है, T(1/2) हाफ लाइफ है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, और n इज इक्वल टू n0 इंटू 1/2 की पावर n। n आपके पास रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, n0 ओरिजिनल न्यूक्लियाई है, n आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं। रिडक्टिविटी जो है उसकी यूनिट आपके पास है, एक यूनिट है क्यूरी CI, वो बराबर है 3.70 क्रॉस 10 की पावर 10 बेकरल। ठीक है, या 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब अगर एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो हाफ डिके हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो 50% जो है परसेंटेज में 50% आती हैं। अगर 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं तो इस पे 25% आती हैं। अगर 3 हाफ लाइफ गुजरे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें 12,000 या 5% जो है वो डिके हुई है। अब एक फार्मूला ये भी है कि T(1/2) इज इक्वल टू
0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। अब इसके बाद आपके पास रेडिएशंस के टाइप हैं जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल है, हमारे करीब भी है। एक आपके पास है कॉस्मिक रेडिएशन जो कि स्पेस से आती है। एक आपके पास है बैकग्राउंड रेडिएशन जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। एक आपके पास है इंटरनल रेडिएशन जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये तीनों खतरनाक हैं, ठीक है। हम इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं कि कम से कम नुकसान करें? एक मैक्सिमाइज डिस्टेंस, दूसरा मिनिमाइज एक्सपोजर टाइम और तीसरा प्रॉपर केयर, कि प्रॉपर हम हिफाजत करें इनसे। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक आपके पास है फ्यूजन जो कि आपके पास सन पे होता है। एक आपके पास है फिशन जो कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। फिर इसमें दो है, एक आपके पास है कंट्रोल तरीके से होता है और एक आपके पास है अनकंट्रोल तरीके से होता है। अनकंट्रोल को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन मैं थोड़े से रिएक्शन लिखवा देता हूं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? देखें, आपके पास दो तरह के हैं। एक सिंपल आपके पास यूरेनियम 238 आपने लिया है, वो खुद डीके कर गया है किस में? थोरियम में 234 90 प्लस He42 प्लस क्यों? ये आपके पास स्पॉन्टेनियस है। एक है स्टिमुलेटेड, हमारे पास न्यूट्रॉन है उसको हमने हिट किया यूरेनियम 235 92 पर, ये बन गया यूरेनियम 236 92 प्लस यहाँ पे इनसे क्या निकले हैं? अब ये अनस्टेबल हो गया। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये हीवी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये दो डाटर में कन्वर्ट होगा। बेरिलियम 141 56 और क्रिप्टॉन 32 92 36 और 3 क्या रिलीज करेगा? न्यूट्रॉन प्लस क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। तो ये आपके पास फिशन रिएक्शन है। अगर ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये मजीद इस तरह यूरेनियम U235 के साथ टकरा जाएंगे तो ये 3 रिएक्शन करेंगे। फिर ये अगर 3 न्यूट्रॉन निकले हैं फिर 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर आपके पास इस तरह 9 के बाद 9 तिया 27 फिर 81, इस तरह ये प्रोसेस जो है ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा। ये एटॉमिक बम ये रिएक्शन होता है। इसमें फिर फास्ट न्यूट्रॉन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लो न्यूट्रॉन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो न्यूट्रॉन है इसमें प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं, डिलेड न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। फिशन रिएक्शन जो है उसको हम कंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम फिशन रिएक्शन को कंट्रोल तरीके से करते हैं। फिर इसमें भी रिएक्टर्स हैं, ठीक है। एक आपके पास ब्रीडर रिएक्टर है और 2 रिएक्टर्स जो है वो और भी हैं। फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, हाइड्रोजन प्रोटियम प्रोटियम, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, इनसे क्या बन जाता है? ड्यूट्रियम प्लस क्या निकलती है? बीटा पॉजिटिव प्लस क्या निकलती है? एनर्जी। या हम ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम को आपस में क्या कर लेते हैं? कंबाइन कर लेते हैं, इनसे क्या निकलती है? He42 हेलियम प्लस आपके पास क्या निकलती है? गेमा प्लस। क्यों? ये रिएक्शन जो है ये आपके पास सन में होता है, ये रिएक्शन आपके पास स्टार्स में होता है, ये आपके पास अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फ्यूजन जो है वो सन स्टार्स में होता है। फिशन जो है वो आजकल एनर्जी पर्पस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है मुख्तलिफ कंट्रीज करवाते हैं। फिर आपके पास है क्वार्क्स
सबसे फंडामेंटल, सबसे, मैं अगर आपको बताऊं कि ये आपके पास एटम है, ये उसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है वो आपके पास 6 हैं। एक आपके पास अप क्वार्क है, एक आपके पास डाउन क्वार्क है, एक आपके पास स्ट्रेंज क्वार्क है, एक आपके पास चार्म क्वार्क है, एक आपके पास बॉटम क्वार्क है, एक आपके पास टॉप क्वार्क है। ठीक है, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, स्ट्रेंज एंड चार्म। अब चार्म जो है उसके ऊपर +2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अप जो है उसके ऊपर भी +2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। टॉप जो है उसके ऊपर भी +2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। बॉटम जो है, अगर इसकी मैं बात करूं, बॉटम के ऊपर -2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 1/3 है, सॉरी, -1/3। और डाउन जो है उसके ऊपर भी -1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और स्ट्रेन जो है उसके ऊपर भी -1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अब अगर मैं मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इसमें आपके पास आते हैं हेड्रॉन्स, इसमें आपके पास आते हैं लेप्टॉन्स, इसमें आपके पास आते हैं गेज बोसान, इसमें आपके पास आते हैं हिग्स बोसान। ठीक है, अब हेड्रॉन जो है उसमें आते हैं मीज़ान एंड बेरियान। ठीक है, हेड्रॉन में कौन आते हैं, हेड्रॉन में आते हैं मीज़ान, और कौन आते हैं, बेरियान। अब अगर मैं बात करूं लेप्टॉन्स की, लेप्टॉन में फिर आते हैं म्यूऑन, कौन आते हैं, म्यूऑन। और इसके अलावा टा और न्यूट्रिनो भी इसमें आते हैं। अब अगर मैं बात करूं गिग बोसान की, ठीक है, गिग एक हिग है, तो उसमें फिर दो तरह के आपके पास बोसान है, W पॉजिटिव, W नेगेटिव और W ज़ीरो। अगर मैं हिग्स बोसान की बात करूं तो इसकी डिस्कवरी जो है वो 2012 में हुई थी। ठीक है, और ये जो है ये भी आपके पास सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा आपके पास कलर चार्जेस भी हैं। ठीक है, मैंने तकरीबन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारे आपके लिए यहाँ पे डिस्कस की, तो ये जो है आपका कोर्स जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है।